नमस्कार, बिहार बयान कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं नज़ीर अख्तर खान। हर रोज़ लेके आते हैं हम अपना ख़ास कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, क्योंकि इस कार्यक्रम के ज़रिए हम आपको इंटरटेन करते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं और हर रोज़ नए नए गेस्ट से आपकी मुलाकात कराते हैं। उनके ज़िंदगी के छुए अनछुए पहलू को हम आप तक पहुँचाते हैं। इस प्रोग्राम के ज़रिए हम एक अच्छे से अनमोल वचन लेते हैं ताकि आपकी सुबह पॉजिटिविटी के साथ शुरू हो, और अखबारों की सुर्खियों को भी लेना नहीं भूलते। और ख़ास तौर पे हम आपको बताते हैं कि क्या दिन की खासियत है, इतिहास के पन्नों से क्या है और इम्पोर्टेंस ऑफ द डे। चलिए, प्रोग्राम का आगाज़ हमने कर दिया है और हमने कहा कि हम प्रोग्राम का आगाज़ एक अच्छे से अनमोल वचन से करते हैं। तो देखते हैं क्या ख़ास है आज अनमोल वचन में। महात्मा गांधी ने कहा था, आंख के बदले में आंख पूरे विश्व को अंधा बना देगी। आज जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वो हैं डॉक्टर मुकेश कुमार वर्मा जी, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं बौद्धकालीन शिक्षा नव नालंदा विश्वविद्यालय में। डॉक्टर मुकेश कुमार वर्मा सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ख़ास कार्यक्रम बिहार बिहान में। नमस्कार सर। सबसे पहले हम जानेंगे आप रहने वाले कहाँ के और कहाँ से आप ताल्लुक़ रखते हैं। सर, मेरा मूल निवास शिवहर हुआ। शिवहर से 3-4 किलोमीटर पश्चिम माधोपुर एक जगह है, गांव का नाम है जी। मेरा जन्म सीतामढ़ी में हुआ है। मेरे पिताजी श्री महेश प्रसाद वर्मा जो एडवोकेट रहे थे सीतामढ़ी डुमरा कोर्ट में, फिर बाद में उन्होंने शिवहर में अपना वर्किंग क्षेत्र चुना। जब शिवहर डिस्ट्रिक्ट बना उसके बाद से फिर हम लोगों का लालन पालन ग्रामीण परिवेश में ही हुआ। जो शिवहर से आना जाना हम लोग का स्कूलिंग होता था, गांव से शिवहर आना फिर जाना। फिर मेरी जो इंटरमीडिएट की पढ़ाई SRK गोयनका कॉलेज सीतामढ़ी से हुई। मैंने लंगट सिंह महाविद्यालय से BA ऑनर्स फ़िलासफ़ी में किया। जब फ़िलासफ़ी ऑनर्स करने के दौरान मुझे लगा कि फ़िलासफ़ी में बहुत सारी ऐसी टूल्स है, बहुत सारी ऐसी जो थियोरिटिकल जो बातें कही गई हैं उसको थोड़ा और डीप जानने की आवश्यकता है। तो मैं फिर उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज़ में अपना शुरुआत वहीं से करना प्रारंभ किया। तो वहीं से मेरा MA रहा, मास्टर कोर्स किया, फिर MPhil वहीं से हुआ, फिर PhD वहीं से किया। और इस क्रम में मेरे साथ बहुत सारे लोग का जुड़ाव रहा। जिस तरह से हम लोग ग्रामीण परिवेश में रहे और वहीं से लालन पालन, हम लोग सोचे नहीं थे कि हायर एजुकेशन के लिए हम लोग दिल्ली विश्वविद्यालय जा सकते हैं। लेकिन हमारी माताजी श्रीमती मीना वर्मा और पिताजी श्री महेश प्रसाद वर्मा का उनका बहुत ही अहम रोल रहा। मेरा भाई राकेश कुमार, मेरी बहन नीतू सिन्हा हैं। तो इन सब लोगों का एक रोल, एक प्रेरणा स्रोत हम लेकर के कहे कि नहीं, हमको वहाँ जाना है और कुछ करना है इस क्षेत्र में, खास करके जो फिलॉसफी के क्षेत्र में अध्ययन, डीप अध्ययन के लिए। उस समय चूँकि बिहार में एजुकेशन का स्थिति तो था, बट हम जो लगा उस समय के तत्कालीन परिवेश में कि हमें बाहर जाना है। और उसी क्रम में हम लोग वहाँ गए दिल्ली विश्वविद्यालय में। तो बौद्ध अध्ययन विभाग है, वहाँ पे डॉक्टर भिक्षु, प्रोफेसर भिक्षु सत्यपाल सर से मुलाकात हुई। और भी सर थे, प्रोफेसर KTS राव राणा सर और श्री डॉक्टर प्रोफेसर IN सिंह सर अभी हैं। तो सब लोग से मुलाकात हुई। प्रेरणा स्वरूप हमने वहाँ पे अध्ययन अध्यापन का कार्य शुरू किया। उसी क्रम में फिर बहुत सारे लोगों से मेरी मुलाकात होती गई, जिसमें हमारे प्रेरणा के स्वरूप में एक प्रोफेसर वैद्यनाथ लाभ सर रहे जो जम्मू विश्वविद्यालय में उस समय कार्यरत थे। तो उनका सेमिनार में आना जाना और फिर पार्टिसिपेशन करना, कॉन्फ्रेंस के अलावे भी जो PhD का वाइवा लेने के लिए आना। तो इस सब क्रम में बहुत सारे लोगों से मिला और वहाँ की लाइब्रेरी में मैंने कोशिश किया कि अपना अध्ययन अध्यापन जारी रखूँ। और वहीं से स्नातकोत्तर, MA, MPhil, मास्टर ऑफ फिलॉसफी और PhD करने के बाद PhD मेरे सुपरवाइज़र वही प्रोफेसर भिक्षु सत्यपाल सर रहे और हमारे को सुपरवाइज़र में TR शर्मा सर है, जो खालसा कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में ही खालसा कॉलेज है, उसमें संस्कृत विभाग में थे। तो इस तरह से हमारी जीवन जो शुरुआत हुआ।
जी जी। अगर बुद्धिस्ट एजुकेशन पे अगर हम बात करें और आपका उसके तरफ ही बहुत ज़्यादा लगाव था, ये शुरू से ही आपको ऐसा था कि इसी प्रोफाइल को चुनना है? देखिए, असल में इंटरमीडिएट तक तो इस तरह के कुछ हमें ज्ञान सच कहे कि नहीं था। हमारे जो नाना जी हुए, हमारे नाना जी के छोटे भाई, मेरे नाना जी, दूसरे जो प्रोफेसर केपी वर्मा सर, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी ननिहाल जाते क्रम में। फिर दरभंगा रहते थे, तो वहाँ जाते समय उनसे मुलाकात होती थी। तो दर्शन शास्त्र के बहुत बड़े प्राचार्य थे प्रोफेसर केपी वर्मा, जी। और मिथिला विश्वविद्यालय में वे हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे हैं, वहीं से रिटायरमेंट हुआ था उनका। तो उनसे फ़िलासफ़ी का थोड़ा बहुत गुण हम लोग सुनते थे, तो अच्छा लगता था सुनने में। और जब मैं यहाँ पे लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर में जब दर्शन शास्त्र विभाग में ही फ़िलासफ़ी ऑनर्स लिया, तो मुझे उसमें रुचि धीरे धीरे बढ़ने लगी। और उसी बढ़ने के क्रम में हमें देखे कि भारतीय दर्शन में आखिर बहुत सारी जो समस्याएं हैं, बहुत सारी जो समस्याएं जगत में आपको दिखती है। आपका उत्पत्ति कहाँ से हुआ, आपका कैसे, क्या उद्देश्य है, जीवन का क्या लक्ष्य है। हर एक आदमी का कुछ ना कुछ लक्ष्य होता है, एम होता है। तो उस लक्ष्य का फिर हम इस जीव और जगत और गॉड, इस तीनों के बीच कैसे सामंजस्य स्थापित करते हैं। तो बहुत सारे जो मेटाफिजिकल क्वेश्चंस थे, एपिस्टेमोलॉजिकल जो प्रश्न थे, बहुत सारे जो इथिकल प्रश्न थे, बहुत सारी चीज़ें जो आ रही थी हमारे ज्ञान वर्धन में। जो हमारे लेक्चर थे उस समय, प्रोफेसर थे तिवारी सर थे, निर्मला मैडम थी जो भी विश्वविद्यालय में रिटायर की हैं बिहार विश्वविद्यालय से, कमला कुमारी मैडम थी। तीन लोग से जो पढ़ते थे हम लोग, तो लगा कि अरे ये तो हमें इसमें और कुछ जानना चाहिए, रिसर्च करने की। जी। तो फिलॉसफी उस समय चूँकि एज ए सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पढ़े, लेकिन हमें लगा कि नहीं, इसमें थोड़ा सा अध्ययन होना चाहिए। जो भारतीय दार्शनिक परंपरा, जो हमारी जो पुरानी जो सनातन परंपरा है, वैदिक परंपरा है, उसको हम लोग जो पढ़ने का प्रयास किए, तो लगा कि नहीं, इसमें बहुत सारे गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है। और इसमें फिलॉसफी में सिर्फ हम लोग वहाँ बौद्ध दर्शन तो बाद में हमने एक पक्ष लिया जी। लेकिन भारतीय दर्शन के क्रम में हम देखें कि कैसे जो वैदिक परंपरा को मानने वाले थे, जो वैदिक परंपरा को नहीं मानने वाले थे, जैसे वैदिक परंपरा को मानने वाले सांख्य दर्शन, योग दर्शन, मीमांसा, वेदांत, न्याय वैशेषिक, जो षड दर्शन के नाम से हम जानते हैं। जो अवैदिक परंपरा के थे, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, चारवाक दर्शन, तीन सब दर्शनों का माने एक तरह से समानांतर रूप से कह सकते हैं कि विकास चल रहा था, एक ग्रोथ चल रहा था। जैसे इसको वेस्टर्न कंसेप्ट में जो आप देखते हैं, तो वहाँ देखते हैं ग्रीक फिलॉसफी, फिर मध्यकालीन फिलॉसफी, फिर आधुनिक दर्शन। तो एक तरह से क्रोनोलॉजिक ऐसे चल रहा है इसमें समानांतर रूप से। तो हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक ही समय में इस सारे दर्शन का विकास इस तरह से कैसे ग्रोथ हो रहा है। और इसमें सभी में मूल जो शिक्षा, मूल जो टीचिंग्स, मूल जो एजुकेशन की बात आप कहें, सबका मूल लक्ष्य यही था कि कैसे हम ज्ञान को प्राप्त करें। और जो अज्ञानता रूपी जो हमारे ऊपर जो एक माहौल है, जो हम जानकारी के अभाव में या जो अटैचमेंट के लिए या तृष्णावश या मोहवश जो हम एक कर्म कर रहे हैं, तो उस कर्म को कैसे हम सुधार सकते हैं और अच्छा कैसे कर सकते हैं। तो एजुकेशन का, और हमारे यहाँ जैसे कि भारत में आप जानते होंगे कि जब भारत बृहद भारत था कंसेप्ट, तो तक्षशिला से लेकर के, नालंदा से लेकर के, उदंतपुरी से लेकर के, आपके बनारस से लेकर के, जितने सारे शिक्षण संस्थान बहुत सारे हुए। हम जैसे अभी नालंदा विश्वविद्यालय में बताया कि वहाँ पे कार्यरत हैं। तो नालंदा की बहुत ही गहरी ऐतिहासिक परंपरा छुपी हुई है। नालंदा सीधे सीधे अभी देख करके लगता है कि नालंदा, लेकिन जब अभी हम लोग को जो हिस्टोरिकल डाटा के अकॉर्डिंग जो हम देखते हैं, तो कुमार गुप्त फर्स्ट ने उसका गुप्ता पीरियड में एस्टेब्लिश किया था। नालंदा महाविहार बोलते थे। तो उस नालंदा महाविहार में देश विदेश के लगभग बहुत सारे भिक्षुगण आते थे जो वहाँ अध्ययन अध्यापन करते थे। वहाँ एक द्वारपाल की परंपरा थी, कैसे इंट्रेंस करके उसको परीक्षा पास करके फिर आगे बढ़ना है। तो यह जो ज्ञान का जो वर्धन था, तो सिर्फ बौद्ध दर्शन तो था ही, लेकिन अन्य दर्शन भी वहाँ पे उसी रूप में निरंतर विकास कर रहे थे। और सिर्फ एजुकेशन के क्षेत्र में नहीं, बल्कि हम देखते हैं विज्ञान के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में, तंत्र के क्षेत्र में,
आप देखिएगा कि एजुकेशन में जो एक गूढ़ता जो छुपा हुआ था उसको वहाँ पे डीपली अध्ययन अध्यापन कराया जाता था। और जो वहाँ के आचार्य लोग हुए थे, नालंदा के सीलभद्र है और भी बहुत सारे जितने सारे आचार्य हुए, उनका एक बहुत ही मेजर रोल रहा था कि कैसे हमारे भारतीय एजुकेशन परंपरा को कैसे और निरंतर विकास होता गया। लेकिन अगर हम बात कर रहे कि उस दरमियान अगर हम बुद्धिस्ट एजुकेशन की बात कर रहे हैं या देश विदेश से जो लोग आते थे यहाँ पढ़ने के लिए जी, तो प्रचार प्रसार का कोई माध्यम नहीं था, तो लोगों में इतना अवेयरनेस कैसे था कि मतलब दूर दूर से लोग आते थे हमारे यहाँ? देखिए प्रचार प्रसार में जैसे ही हम देखते हैं तो थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में पीछे हम जब जाते हैं तो हमारा जो बुद्ध का समय आप लोग सब हम लोग को भारतीय है, सब लोग को ज्ञात होगा, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व बुद्ध का समय रहा है। उनके डेट को लेकर के थोड़ा सा कंट्राडिक्शन रहता है कि डेट एग्जैक्ट डेट क्या है, लेकिन ऑलमोस्ट जो मान्यता है कि 563 BC जो है वह उनका जन्म का समय माना जाता है और 483 उनका महापरिनिर्वाण का समय माना जाता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा आगे पीछे ऊपर नीचे हो सकता है और है भी हिस्टोरिकली जब दृष्टि से आप देखते हैं। बहुत सारे राइटर हैं हमारे KTS राव सर, उन्होंने भी इस पे किताब डेट ऑफ बुद्धा पे लिखा है, तो उसमें सारी चीज़ों को बताने का प्रयास किया है। तो जब आप जो चीज़ पूछे हैं कि इसमें कैसे प्रचार होता है, बुद्ध के समय तो चूँकि बुद्ध तो समझिए कि कैसे राजसी परंपरा से आए थे, उन्होंने कभी उनके पिताजी भी नहीं सोचे थे कि हमारा एक ही संतान है, घर बार छोड़ करके इस तरह से चला जाएगा। और लेकिन उनको जो ज्ञान प्राप्त करने की जो अभिलाषा हुई उसके हिस्टोरिकल पक्ष बहुत बड़ा है। आप देखिएगा तो उसमें आप बुद्ध के जन्म से लेकर के उनकी जो परिस्थिति थी, किस तरह के उनके आवरण रखा गया कि आप किसी भी तरह के सफरिंग बाहर में नहीं देखें, और बाहर में कुछ भी देखने से आपका जो एक इस तरह के आपको दुख से कि तब जब झुकाव होगा तो फिर आप उनके माने हिस्टोरिकल जब आप देखेंगे तब बैकग्राउंड में अतिश नाम के भिक्षु थे, उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि यह या तो बहुत बड़ा सन्यासी होंगे, बहुत चक्रवर्ती महाराज होंगे। तो उनके जो पिताजी कोई भी नहीं चाहेगा कि मेरा पुत्र जाकर सन्यासी हो जाए, तो बहुत तरह के आवरण से उनको ढका गया था। लेकिन लास्ट में उनको बुद्ध बनना था। सिद्धार्थ गौतम जो हैं बुद्ध तो बने हैं बोध गया में आकर के। तो बोध गया में जो पीपल का वृक्ष हम देखते हैं अभी भी, उस स्थान को काफ़ी पूजनीय स्थान है। वहाँ हम देखते हैं कि कैसे भगवान को ज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर पूरे जीवन उन्होंने लगभग 45 साल चारिका करते हुए बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, सारे क्षेत्र में भारत के जहाँ जहाँ वो भ्रमण कर सके। उसके बाद जब उनका महापरिनिर्वाण होता है, महापरिनिर्वाण के बाद जब फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल होता है राजगीर में, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल प्रथम बौद्ध संगीति बोलते हैं उसको, जिसमें भिक्षुगण आए थे। फिर डिटेल डिस्कशन होता है, बुद्ध के धर्म और विनय का संगायन होता है। उसमें बहुत सारे आनंद का रोल रहता है, उपाली का रोल रहता है, और भी महाकश्यप उसकी अध्यक्षता करते हैं। उस समय के जो राजा अजातशत्रु थे वे उसको संरक्षण प्रदान करते हैं। तो इस तरह धीरे धीरे संरक्षण, धीरे धीरे प्रसार बौद्ध संघ का होने लगा। जब द्वितीय बौद्ध संगीति होती है तो द्वितीय बौद्ध संगीति में जो वैशाली में हुआ था जी, तो वहाँ पे कालाशोक राजा थे, तो उनके समय भी थोड़ा सा विकास इस क्षेत्र में हुआ था। संघ भेद उसी समय शुरू होता है, थेरवाद कॉन्सेप्ट, महासांघिक दोनों के बीच डिवीजन होता है। जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, जो मेजर जो एक्सपेंशन की बात आप की है कि कैसे लोगों में अवेयरनेस हुआ था, तो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो होता है पाटलिपुत्र में ही हम जहाँ बैठे हैं, इसी के सराउंडिंग राजा मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा, अशोक उसका संरक्षण प्रदान किए थे। उन्होंने इसको समझिए कि पूरी तरह से देश के बाहर थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कैसे जाए, उसके लिए अपना एक दूत सभी जगह भेजे। उनका पुत्र पुत्री संघमित्रा और महेंद्र का नाम आता है कि श्रीलंका गए थे, फिर म्यांमार गए थे, अभी म्यांमार पहले बर्मा के नाम से जाना जाता है। फिर इसी तरह अफगानिस्तान, सोन, इंडोनेशिया, थाईलैंड, सभी जगह देश से एक एक संवाहक के रूप में गए थे। तो धीरे धीरे बुद्ध के जो टीचिंग्स थे, बुद्ध के जो विचार थे, बुद्ध की जो शिक्षाएं थी, बुद्ध का जो दर्शन था, जो इसमें सिर्फ और सिर्फ केंद्र समझिए एक तरह से मानव का केंद्र था। तो इन सब चीज़ों को लोगों ने समझा और वह समझा कि अरे बुद्ध का जहाँ जन्म हुआ है वहाँ जाकर के यदि हम अध्ययन करें तो कितनी बड़ी बात होगी। जहाँ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ है, जन्म तो लुम्बिनी में हुआ नेपाल में, लेकिन जहाँ ज्ञान, जहाँ सिद्धार्थ बुद्ध बने,
उस बुद्ध पे हम अगर जा कर के अध्ययन करते हैं तो ये हमारे लिए कितनी बड़ी गौरव की बात होगी। तो वो ये सब लोग धीरे धीरे उसी समय यहाँ आने लगे और आकर के समझिए कि आते हैं तो चरण भूमि को स्पर्श करके प्रणाम करके, और जहाँ शिक्षण संस्थान उस समय चूँकि बिहार में नालंदा जो आपका पिक्चर लगा हुआ है पीछे बैकग्राउंड में, बोध गया का भी लगा है, नालंदा का भी लगा है। तो देखिए कितना मतलब एक ऐतिहासिक दृष्टि से नालंदा उस समय धीरे धीरे काफ़ी ग्रोथ स्टेज में आ गया था। तो लोग वहीं आकर के अध्ययन अध्यापन शुरुआत किए, और यहाँ आने के बाद उन लोगों को लगा कि अरे यहाँ से शिक्षा ग्रहण करके फिर वो अपने देश में चले जाते थे। कुछ लोग यहाँ भी काम करते थे। अगर हम बौद्धिस्ट एजुकेशन के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या उद्देश्य रहा, क्या महत्व है? देखिए, जहाँ तक बुद्ध के जीवन काल का प्रश्न है, अब उन्होंने जो ज्ञान की प्राप्ति किए थे, जो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बेसिकली ज्ञान मतलब क्या है? ज्ञान का मतलब ही हुआ कि अज्ञान का नाश। जी। जो अज्ञान है, अविद्या है, इग्नोरेंस जब समाप्त हो जाए तो ज्ञान की प्राप्ति हो गई। जब बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उनको सबसे पहले प्रतीत समुत्पन्न का ज्ञान प्राप्त हुआ था। प्रतीत समुत्पन्न मतलब समुत्पाद उसको हम बोलते हैं, डिपेंडेंट थ्योरी ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। तो प्रतीत समुत्पाद का जो उनको ज्ञान मिला था, आखिर क्या है प्रतीत्य और समुत्पाद। तो आप देखिएगा कि जगत की जो चीज़ें हैं, जितनी सारी चीज़ें हैं जगत में, आप देखिएगा क्या है कि सब एक दूसरे से कॉजुअली रिलेटेड है। कॉज और इफेक्ट, कारण और कार्य। जो कारण है, कारण के ऊपर कुछ परिणाम निकलता है। तो जो थ्योरी डिपेंडेंट ओरिजिनेशन के जो बात करेंगे तो डिपेंडेंट मतलब क्या होता है? डिपेंडेंट मतलब समझ लीजिए कि कारण, और ओरिजिनेशन मतलब उससे कोई न किसी की उत्पत्ति। तो जगत में जितनी सारी चीज़ें हैं, चाहे आप जगत की मानसिक चीज़ ले लीजिए, भौतिक चीज़ ले लीजिए, सब कुछ उत्पत्ति और विनाश, कारण और कार्य से चल रहा है। तो उसका उनको रियलिटी का ज्ञान हुआ, जो सत्य का ज्ञान जो होता है। तो उनको लगा कि जगत में जो भी चीज़ें हैं, जगत में जो भी चीज़ें हैं, कैसे आप आम आदमी भी इस चीज़ को प्राप्त कर सकता है। मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि सिर्फ मैं ही बुद्ध बना हूँ, और लोग भी, सब में क्षमता है बुद्ध बनने की। बुद्ध मतलब विजडम, ज्ञान, नॉलेज। तो आप जब नॉलेज प्राप्त कर लेंगे, आपको जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, तो इग्नोरेंस ऐसे ही समाप्त हो जाएगा। जब इग्नोरेंस समाप्त हो जाएगा, अविद्या का जब नाश होगा, तो अविद्या के नाश जब होगा तो फिर आपको लगेगा कि अरे इस जगत में जितने सारे बंधन या जो भी आप कार्मिक जो कर्म कर रहे हैं, जो भी आप उसका एक इम्पैक्ट, उसका एक संस्कार जो बन रहा है, तो आप अच्छे कर्म के प्रति आपका प्रेरणा स्रोत मिलेगा। तो बुद्ध के टीचिंग्स में जब आप देखेंगे, बुद्ध को सबसे पहले जो ज्ञान प्राप्त हुआ प्रतिसमुत्पाद, तो उन्होंने सारनाथ में, आप बनारस के पास सारनाथ के इसी पतन मिगदाव जगह है, वहीं पे उन्होंने पंचवज्ञीय भिक्षु को सबसे पहले उपदेश दिया था। अच्छा। उसमें उन्होंने प्रतीत समुत्पन्न का बताया, फिर दुख है, दुख का कारण है, दुख का निदान है, दुख निदान के लिए मार्ग है, उसके उन्होंने पूरे के पूरे तरह 4 आर्य सत्य उसको बताया जाता है, 4 नोबल ट्रूथ, जिसके द्वारा उन्होंने एक बताने का प्रयास किया कि जगत में जो सफरिंग है, तो सफरिंग से सब कोई जूझ रहा है। सफरिंग मतलब जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक लोग सफरिंग से जूझ रहा है। कोई व्यक्ति बच्चा जन्म लेता है और मृत्यु प्राप्त करने तक उसको दुख ही दुख है। तो आखिर इस दुख का क्या कारण है? तो ऐसे बुद्ध के बारे में हम देखते हैं कि उन्होंने कैसे एक अच्छे फिजिशियन क्या होता है कि किसी चीज़ के कारण को जानता है, जड़ पे जाता है कि आखिर क्या कारण है कि बीमारी किसी को हो गया। तो उन्होंने जड़ बताया, उसके कारण को बताया कि रूट कॉज ऑफ सफरिंग। तो ऐसे इग्नोरेंस है, जो दूसरा बताया कि दुख का कारण है, तो रूट कॉज ऑफ इग्नोरेंस बताया कि इग्नोरेंस इज रूट ऑफ कॉज है। बट तृष्णा जो है, उसके बाद फिर अविद्या से कैसे संस्कार बनता है, फिर विज्ञान होता है। तो पूरा 12 श्रृंखला है जिसको द्वादश निदान बताते हैं। तो इसका एक अनुलोम विधि है, फिर प्रतिलोम विधि है। तो इसको समझने के लिए उन्होंने पूरा जो उनको जो ज्ञान मिला था, तो जगत को बताने का प्रयास किया कि इसको समझो, कारण को समझो। जब कारण को आप समझ लोगे तो फिर आप दुख को समाप्त कर सकते हो। और दुख को जब समाप्त कर सकते हो तो उसके लिए उन्होंने मार्ग बताया, अष्टांगिक मार्ग जिसको हम बोलते हैं, 8 फोल्ड पाथ बोलते हैं, जो हमारा सम्यक दृष्टि कैसा होना चाहिए, सम्यक संकल्प कैसा होना चाहिए, सम्यक वाक है, सम्यक कर्मान, इस तरह से 8 मार्ग उन्होंने बताया, जिस पे चल करके आप
अच्छा रात में राइट मेडिटेशन है, माइंडफुलनेस के बाद मेडिटेशन है, सम्यक समाधि, कैसे आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। सब दर्शन में अपना अपना अलग मार्ग बताएगा। ऐसा नहीं कि बुद्ध ही सिर्फ मोक्ष की तरफ ले जा रहे थे। जो मोक्ष का कंसेप्ट था बेसिकली जो भारतीय दार्शनिक ट्रेडिशन में, तो मोक्ष का क्या कंसेप्ट था, मतलब था कि दुख से निवृत्ति हो जाना और इस जन्म मरण का चक्र जो सांसारिक चक्र है इससे मुक्त हो जाना। तो इस संसार चक्र से आसानी से तो मुक्त हो नहीं सकता है आदमी। यह बुद्ध भी इस चीज़ को मानते थे कि जन्म के बाद पुनर्जन्म होता ही होता है, फिर पुनर्जन्म के बाद फिर जन्म होता ही, यह तब भी नहीं समाप्त हो सकता है जब तक आप रूट कॉज ऑफ सफरिंग को नहीं समाप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने जो रास्ता बताया, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, तो राइट थॉट जो है ना, आज के डेट में हम सभी लोग जो रिलेवेंस की बात आपने कही, तो सम्यक जो संकल्प है बहुत उसका इम्पोर्टेंट है। आपका थॉट कैसा होना चाहिए, आपका थॉट यदि प्योर है तो आपका विचार, थॉट मतलब विचार, जो सम्यक संकल्प जो आप लेते हैं तो उसके हिसाब से आपका फिर कार्मिक फॉर्मेशन होता है, सामने वालों को भी इम्पैक्ट होता है अगर आपको देखते हैं। जी कार्मिक कर्म आप उसी हिसाब से करते हैं। तो कर्म सिर्फ ये नहीं कि आप किसी को हाथ से मार दिए, कर्म मतलब वाचिक कर्म, मानसिक कर्म और कायिक कर्म, तीन तरह का कर्म जो जिसकी बात जो की गई है। कायिक मतलब जो शरीर से आप कर रहे हैं, लेकिन मन में भी किसी के बारे में आप बुरा थॉट सोच रहे हैं या अच्छा थॉट सोच रहे हैं या मुंह से किसी को बोल दिए, तो सम्यक वाचा जो उन्होंने बताया कर्म के पहले, तो वचन का आज के डेट में इतना इम्पोर्टेंस है। जगत में जो समस्याएं दिख रही है, व्यवहारिक जगत में भी आप जो देख रहे हैं कि जितनी सारी समस्याएं वचन के कारण ही हो रही है, जबान के कारण। वर्ड पे लोगों का संतुलन नहीं है। वर्ड पे संतुलित होकर के कोई भी चीज़ बोला जाए और कोई भी कर्म किया जाए उसके अकॉर्डिंग, तो उसका अच्छा इम्पैक्ट समाज में पड़ता है, सोसाइटी में पड़ता है, एजुकेशन में पड़ता है, शिक्षा में, किसी भी क्षेत्र में आप देखेंगे। तो बुद्ध का एक बहुत महत्वपूर्ण टूल्स जब आप देखेंगे, उनके जब शिक्षा को पढ़ेंगे या जो भी दर्शकगण जो शिक्षा को थोड़ा सा अध्ययन करेंगे डीप, तो उनका जो डीप अध्ययन में पता चलेगा कि उन्होंने जो एक मिडिल पाथ को फॉलो करके चला था। ये जो 8 फोल्ड पाथ है उसको बाद में मिडिल पाथ भी मध्यम मार्ग के रास्ता में हम बताते हैं, आगे बढ़े कि मध्यम मार्ग पे अगर चलता है कोई भी आदमी, मध्यम मार्ग, जैसे उस समय आप देखिएगा भारतीय दार्शनिक परंपरा में 2 प्रकार के एक्सट्रीम चल रहा था। एक स्ट्रीम था जो भौतिकवादी पूरी तरह से लेकर चल रहा था, चारवाक दर्शन। एक तरह से था कि अद्वैत वेदांत में जाते जाते जब विशिष्टाद्वैत वेदांत, अद्वैत वेदांत, माधवाचार्य के वेदांत, इस समय देखिएगा तो सिर्फ गॉड को ही एक सत्य मान लिया गया था, जो शंकराचार्य। हाँ, तो सिर्फ वहाँ पे ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म ना परा करके अद्वैत वेदांत में शंकराचार्य सिर्फ ब्रह्म की सत्ता को स्वीकार किए थे और बोले थे जो जीव है, जगत है, सब मतलब व्यवहारिक जगत में सिर्फ इसकी सत्ता दिखती, लेकिन पारमार्थिक दृष्टि से सिर्फ ब्रह्म की ही सत्ता है। तो एक अलग एक्सट्रीम था, एक भौतिकवादी चारवाक दर्शन था जो इसको किसी भी तरह का इथिक्स से कोई मतलब नहीं था, इसको सिर्फ भौतिक जगत को ही, पृथ्वी जल अग्नि वायु, इसी के सम्यक से सब जीव व चेतना का कॉन्शसनेस का विकास होता है। तो एक अलग स्ट्रीम था, वहाँ न कोई इथिक्स था, न कोई गॉड था, न कोई सोल था, वहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो बुद्ध ने क्या किया कि सभी इनकी जो टीचिंग्स आप देखेंगे तो हर एक टीचिंग्स में, चाहे प्रतिसमुत्पाद हो, चाहे जो भी टीचिंग्स आप देख रहे हैं, चाहे थ्योरी ऑफ मोमेंटरीनेस हो या अनात्मा, तो सभी में इनका जो टीचिंग्स मध्यम मार्ग को ये फॉलो किए थे। तो मध्यम मार्ग लोगों में, समाज में एक तरह से अवेयरनेस का काम किया। तो हम कह सकते हैं कि व्यक्तिगत बदलाव नहीं, इसको आप इस रूप में कह सकते हैं कि मानव जो है ना, मानव को केंद्र में इन्होंने रखा जी, कि मानव जो दुख तो मानव को हो रहा है, सफरिंग के दौर से गुजर रहा है, चाहे वह मानसिक दुख हो, शारीरिक दुख हो, आर्थिक दुख हो, राजनीतिक दुख, जो भी दुख एक तरह से हो रहा है, तो मानव को केंद्र में रख करके इनका जो एग्जिस्टेंस, माने मानव की, ह्यूमन का एग्जिस्टेंस कैसे बचा रहे, उसके लिए जो बाहरी जगत की जो चीज़ें हैं, जिसको मान लीजिए कि कोई जैसे ईश्वर की बात कर रहे हैं, आत्मा की बात कर रहे हैं, तो इस चीज़ को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। इन्होंने सिर्फ स्पष्ट बोला कि देखिए यहाँ पे सिर्फ अभी हमारा मानव केंद्र है, आत्मा में इन्होंने यह चेतना को स्वीकार करते हैं। इनका जो नैरात्मवाद का जो थ्योरी आप देखेंगे आगे, नैरात्मवाद का थ्योरी है जो आत्मा को न मानते हुए भी कैसे कर्म पुनर्जन्म की बात इन्होंने स्वीकार की है बौद्ध दर्शन में। तो यह पूरा का पूरा जो थ्योरी जो मानव केंद्रित था, मानवता को लेकर के जो चले हैं, तो इसका बहुत गहरा इम्पैक्ट हमारे समाज पे पड़ा। और इसको उस समय के तत्कालीन जो परिवेश था, लगभग समझिए कि बुद्ध के महापरिनिर्वाण जो 6वीं शताब्दी से 5वीं शताब्दी में जो हो रहा है, उसके बाद से लेकर के आप 11वीं शताब्दी तक
हमारे यहाँ दर्शन का, हमारे यहाँ बुद्ध के टीचिंग्स का इतना ज़्यादा प्रभाव था, जब तक हमारे यहाँ जो अटैक हुआ नालंदा में और बहुत तरह की चीज़ें जो नष्ट की गई, हाँ। तो उसके पूर्व जो हमारी स्थिति थी काफ़ी मजबूत थी। और हम भारत ही नहीं, बिहार ही नहीं, हम भारत ही नहीं बल्कि विश्व को एक बहुत बड़ा शिक्षा दे पा रहे थे। हमारा अध्ययन अध्यापन उस क्षेत्र में जा रहा था और अभी भी उसका इम्पैक्ट अभी दिखता है। अभी हम लोग उस चीज़ को शुरुआत कर रहे हैं, करने का कोशिश कर रहे हैं कि वो जो हमारे जो थियोरिटिकल जितनी सारी बातें रही हैं, जो बुद्ध के समय जो यथार्थ में दिख रही थी, उसको कैसे हम लोग व्यवहार में लाएं। अगर हम लोग सही बात है कि हर काम उनका कहना था कि मानव को अपने आप से लड़ना होगा, बुराइयों से लड़ना होगा और आगे बढ़ना है। मतलब अपनी जो तकलीफ़ें हैं वो सारी चीज़ों को कि आप देखते रहे। हाँ, देखिए सभी दर्शन में आप ऐसा नहीं कि सिर्फ बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन देख लीजिए, उसमें भी एक अलग परंपरा चली थी जो पूरे 24 तीर्थंकर की परंपरा थी। तो सब जगह अपना, लेकिन महावीर ने उसमें जैन दर्शन की बात की। महावीर ने उसमें कैसे फिलोसफिकल रूप से कैसे, उसमें भी मार्ग बताया गया था, 3 मार्ग त्रिरत्न की बात की गई थी। इसमें जैसे अष्टांग मार्ग कहा गया। हमारे आगे देखिएगा योग दर्शन आता है, योग दर्शन में अष्टांग योग की बात की गई है। वेदांत दर्शन में अनंत चतुष्टय की बात की गई है। तो सबका रास्ता अलग अलग हो सकता है, लेकिन लक्ष्य सबका एक ही था कि ज्ञान को हम कैसे प्राप्त करें। तो अभी जो आपका प्रश्न था, एक बार थोड़ा पूछ लीजिए, क्या कह रहे थे? नहीं, मैं यही कहता कि अब हम लोग बात करेंगे मानव संस्कृति और संरक्षण एवं विकास पे भी हम बातें करेंगे। जी। लेकिन उससे पहले मैंने कहा कि मतलब बुद्ध के बारे में जो आपने बातें करी, उनका कहना था कि मानव में सुधार की बात करी। हाँ। व्यक्तिगत सुधार या अपने जो दिमाग में, मन से जो आप काम करते हैं या दिमाग में जो चीज़ें चलती हैं, उन सारी चीज़ों को आप कैसे मतलब बदलाव ला सकते हैं या अपने में सुधार कर सकते हैं। जी। यही चीज़ था कि यदि टीचिंग्स को ढंग से हम लोग पढ़ें, तो उनका जो भी टीचिंग्स दिया हुआ है, स्पष्ट रूप से यह संदेश था समाज को कि उनका जो, आप देखिएगा एक ही टीचिंग्स नहीं है। जो थ्योरी ऑफ इम्परमानेंस की जो बात की गई है, जो त्रिलक्षण सिद्धांत है, जिसमें कि इम्परमानेंस थ्योरी है, आगे चल के वही थ्योरी ऑफ मोमेंटिनेस के रूप में दिखता है, जो क्षणिकवाद के रूप में हमें सामने आता है। या फिर अनात्मवाद का जो उन्होंने सिद्धांत दिया, या पंचशील का जो उन्होंने जो सिद्धांत दिया, या फिर देखिए कि ब्रह्म विहार का उन्होंने जो सिद्धांत, जो भी बातें कही, जो कैसे आप हर एक कंसेप्ट में शिक्षा ही दिया हुआ है। हर एक जो थ्योरी दिया हुआ है, हर एक में एक टीचिंग्स है, एक मैसेज है। जैसे मान लीजिए कि सिंपल आप ब्रह्म विहार, अगर एक कंसेप्ट है कि कैसे सबलाइम स्टेट की बात उन्होंने कही कि 4 तरह का ब्रह्म विहार होता है, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। तो मान लीजिए एक ही उठाते हैं, यदि मैत्री की ही बात करते हैं, तो मैत्री कहने का मतलब यहाँ फ्रेंडलीनेस, तो मित्रता सिर्फ अपने से नहीं, जगत के हर एक सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ें, सूक्ष्म से सूक्ष्म, बृहद से बृहद, हर एक चीज़ के प्रति जब आप अपना मैत्री भाव रखेंगे, बिना किसी राग के, बिना किसी लस्ट के, बिना किसी द्वेष से, तो आपको वह चीज़ अपना लगेगा। आप अभी जैसे बाहर जा रहे हैं, देख रहे हैं कि पेड़ है, पौधा है, उसके साथ कैसे उससे हमें अभी जो हम जूझे हैं कोविड-19 के दौर में, हमारे ऑक्सीजन की कितनी कमी हो गई थी। यदि हम उसका इम्पोर्टेंस, उसके सहअस्तित्व का भाव अगर सभी लोगों में जागरूक हो जाए, तो मानव स्वतः अपना उद्धार कर सकता है, मानव स्वतः समाज का कल्याण कर सकता है। तो यह जो एक भाव है, यह जो एक टीचिंग्स है, यह जो शिक्षा है कि हर एक चीज़ के प्रति मित्रता का भाव रखिए, हर एक चीज़ जो मित्रवत है, जो फ्रेंडलीनेस आप बढ़ाइए। तो उसके दृष्टि से करुणा, कंपैशन कैसे, फिर सेकंड है कंपैशन, करुणा को कैसे डेवलप करें। देखिए यहाँ पे करुणा और दया दोनों में अंतर है। अब दया करके किसी को कुछ दे देते हैं कुछ, तो क्या होता है, एक तरह के आपके अहम का भाव आता है, हमने दिया। और करुणा है कि दूसरे के दुख को देख के कैसे आप द्रवित हो गए, उसके दुख को कैसे आप समाप्त कर सकते हैं, उसमें अहम समाप्त हो जाता है। बुद्धिस्ट टीचिंग्स में सबसे बड़ी बात है, एक चीज ध्यान माने हम सब दर्शक करना का रखते हैं कि इम्परमानेंस जो थ्योरी है, अनित्यवाद, कि हर एक मोमेंट चेंज हो रहा है जगत में, मोमेंट टू मोमेंट थिंग्स विल बी चेंज, नथिंग इज परमानेंट, फ्लक्स इज रियलिटी। तो ये जो फ्लक्स है, रियलिटी है, नथिंग इज परमानेंट। तो यदि इस भाव को, यदि हम चेतना को जागृत कर ले कि भाई आज हम जो है कल नहीं है, कल है सो परसों नहीं है, आप 10 साल बाद जो आप जो हैं वह नहीं है, और वह जो इसके कारण, यह अहम का भाव के कारण ही तो हमारे डिजायर का कैपेसिटी बढ़ता है, तृष्णा का भाव बढ़ जाता है, हम समाज में शोषण का भाव बढ़ जाता है, हम एक दूसरे पर
किसी न किसी रूप में हावी हो जाते हैं, अत्याचार का भाव बढ़ जाता है किसी न किसी प्रकार से, राजनीतिक द्वेष से, सामाजिक द्वेष से, पारिवारिक द्वेष से आदमी एक दूसरे की चीज़ों का अधिग्रहण करता है। अरे ये तो मेरा है, अरे तुम्हारा कैसे है, ये तो किसी का नहीं है, ये तो चेंज ही रियलिटी है। हम बात कर रहे थे कि लेन देन की बात या कोई भाव की बात, सारी चीज़ें इस बौद्धिस्ट एजुकेशन में आती है कि आप किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को सुधार कर सकते हैं और कैसे आगे बढ़ सकते हैं। जी। लेकिन अगर हम स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, इस एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या स्टूडेंट का कैसे इंटरेस्ट जगता है इस प्रोग्राम के लिए, इस एजुकेशन के लिए या पर्टिकुलर कोर्स के लिए, उसके लिए आप लोग क्या करते हैं और कैसे लोगों को मोटिवेट करते हैं? देखिए, हम लोग जो हमारा विश्वविद्यालय है, जहाँ हम नवनालंदा महाविहार से हम लोग संबद्ध हैं, और वहाँ एज ए टीचिंग्स के रूप में, चाहे इसके पूर्व भी हम सांची बौद्ध अध्ययन विश्वविद्यालय है भोपाल के नज़दीक रायसेन में, वहाँ भी मैंने कार्यरत रहा है, काम किया है एज असिस्टेंट प्रोफेसर। फिर उसके पूर्व गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में है, वहाँ भी अध्यापन का काम मैंने किया है। फिर दिल्ली विश्वविद्यालय, जहाँ से मैंने पोस्ट ग्रेजुएट फिर एमफिल और पीएचडी का डिग्री लिया, फिर वहाँ भी मैंने अध्यापन का काम देखा। तो जितने सारे जगह मैंने अध्यापन का काम किया, तो अभी भी मैं अध्ययनरत ही हूँ, अभी भी मैं भी एक विद्यार्थी के रूप में ही हूँ। लेकिन जो विद्यार्थीगण के संपर्क में हम लोग देखें, इसके स्कोप के बारे में यदि आप देखते हैं, इसके क्षेत्र के बारे में, तो बौद्ध विद्या का जो क्षेत्र है, बौद्ध अध्ययन का जो क्षेत्र है, काफ़ी डीप क्षेत्र है। इसको यदि बच्चे आकर्षित होकर के यदि इसमें आते हैं, तो जो भी आ रहे हैं, तो जो भी अच्छे बच्चे जो इसमें मेहनत कर रहे हैं, जो रिसर्च वर्क में लगे हुए हैं, तो उसको आज न कल उसमें सफलता निश्चित रूप से मिलती है। सफलता इन द सेंस कि हमारा जो टीचिंग्स क्षेत्र है, जो अध्यापन का क्षेत्र है, हालांकि यह अभी हमारा जैसे बिहार सरकार है या भारत सरकार है, तो अभी यह अपेक्षा रहती है ज़रूर कि हमारे बिहार में भी जो सभी कॉलेजेज हैं, वहाँ भी बुद्धिस्ट एजुकेशन, बुद्धिस्ट टीचिंग्स, बुद्धिस्ट फिलॉसफी की पढ़ाई अगर यदि हो, तो उन लोगों की स्थिति थोड़ा और बेहतर, मतलब माने होना चाहिए। जी, होना चाहिए, क्योंकि बिहार है, बिहार बुद्ध से ही बिहार जो उनका जो महाविहार, फिर बिहार हम देख रहे हैं। तो अगर सभी जगह इस चीज़ के, जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय से जहाँ हम अध्यापन किए, तो वहाँ मात्र 1-2 कॉलेजेज है जहाँ सिर्फ बुद्धिस्ट स्टडीज़ की पढ़ाई होती है। तो इसके कारण से थोड़ी समस्या ज़रूर है कि बच्चे उस टीचिंग के क्षेत्र में जो पूरा जाना चाहिए, जैसे नहीं जा पाते हैं। हमारे यहाँ जैसे भारत में अब देखिएगा तो कलकत्ता विश्वविद्यालय है, वहाँ भी पाली विभाग है, बौद्ध अध्ययन विभाग है, पुणे विश्वविद्यालय है, वहाँ भी विभाग है, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला है, वहाँ भी रिलीजियस स्टडीज़ है, उसमें भी बुद्धिज़्म की पढ़ाई होती है। और भी बिहार में और भारत में, बिहार में मगध यूनिवर्सिटी है, वहाँ भी बौद्ध अध्ययन की पढ़ाई होती है। हमारे यहाँ नवनालंदा महाविहार में होती है। फिर हमारे बगल में ही राजगीर में नालंदा जो विश्वविद्यालय है, वहाँ भी इस चीज़ की अध्यापन हो रहा है। लेकिन इसको और विस्तार यदि मिलता है, तो हमारा जो स्टूडेंट सबका स्कोप और डेवलप कर सकता है। एक दूसरा स्कोप भी निकल के आता है, जो यहाँ यदि डीप अध्ययन करते हैं, भाषायिक रूप से जिनका स्थिति अच्छा है, तो वो हमारे देश में तो अध्यापन का काम करते हैं, साथ में जो हमारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, इन सब जगह भी जा कर के, जैसे चाइना, तिब्बत, इन सब क्षेत्रों में भी जा कर के, म्यांमार, श्रीलंका, इन सब जगह पे भी स्कोप रहता है कि अच्छे टीचर की आवश्यकता वहाँ भी रहती है। अगर भारत से कोई टीचर आ रहा है तो उसको थोड़ा सा और इम्पोर्टेंस रहता है। तो इस चीज़ को यदि बच्चे समझें, तो ये बौद्ध अध्ययन के प्रति लोगों का रुझान जरूर आएगा, और लोग इसमें आते हैं। तो हम लोग का, माने हम लोग एज ए टीचर, हम लोग की कोशिश रहती है कि उनका जो बेसिक चीज़ के साथ साथ जो एडवांस चीज़ है, क्योंकि हमारा जो विश्वविद्यालय है नवनालंदा महाविहार, एक तरह से कह सकते हैं कि नालंदा जो महाविहार था, उसका एक नव जोड़ दिया गया है, उसी का आगे बढ़ाने का काम हम लोग ही देखते हैं। तो हमारे यहाँ बौद्ध अध्ययन की नहीं पढ़ाई होती है, दर्शन शास्त्र की पढ़ाई होती है। हमारे यहाँ प्राचीन इतिहास, संस्कृति, पुरातत्व, इस सब चीज़ की पढ़ाई होती है। हमारे यहाँ तिब्बतन अध्ययन की पढ़ाई होती है। हमारे यहाँ चाइनीज़ अध्ययन की पढ़ाई हो रही है। लैंग्वेज में हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, फिलॉसफी, माने इस सारी चीज़ें की पढ़ाई हमारे यहाँ हो रही है। तो हमारे पीछे मूल मकसद जो था कि ऐसे नहीं कि हम ऐसे विश्वविद्यालय खोल लें कि जहाँ अर्निंग का सोर्स हो। हमारा जो सोर्स है, ज्ञान को कैसे, ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाए।
जो पुराना जो पद्धति जो छुपा हुआ है उसको कैसे नए रूप में हम ला करके रिसर्च के फील्ड में डेवलप कर सके। तो इस रूप में रिसर्च फील्ड में भी बच्चे चाहे तो इसमें बहुत सारा स्कोप है, चाहे बुद्धिस्ट टीचिंग आप एपिस्टेमोलॉजी देख लीजिए, बुद्धिस्ट इथिक्स देख लीजिए, बुद्धिस्ट मेटाफिजिक्स देख लीजिए, किसी भी क्षेत्र में यदि बच्चा लेकर के आगे बढ़े ना तो इसका स्कोप अच्छा है, देश में विदेश में भी बच्चे इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि उस दरमियान नालंदा विश्वविद्यालय में जैसे आज जो दौर है वो ई लाइब्रेरी या लाइब्रेरी का बहुत ज़्यादा महत्व है, उस दरमियान क्या पुस्तकालय का क्या महत्व था और क्या पुस्तकालय किस तरह की होती थी? सर देखिए, जैसा आप बहुत अच्छा प्रश्न पूछ रहे हैं नज़ीर सर, पुस्तकालय में जहाँ तक हम लोग को जो सोर्सेज जो भी सोर्सेज मिलता है, तो इतिहास में जो या तो खुदाई से बहुत चीज़ मिला है या फिर लिटरली जो सोर्सेज हमें मिलता है, तो हमारा जो परंपरा रहा है नालंदा विश्वविद्यालय का, नालंदा महाविहार का कह सकते हैं, तो बहुत प्राचीन सोर्स है। जो आचार्यगण हुए थे, जितने सारे आचार्यगण हुए और उसकी जो परंपरा लंबी परंपरा चली, उस सब लोगों ने अपना एक मौलिक काम किया था और वह जो मूल सोर्स है अभी भी भले ही ट्रांसलेट रूप में या कहीं कहीं मूल रूप में भी हमें दिखाई देती है। और आपको ज्ञात होगा कि जैसे नालंदा विश्वविद्यालय में कहा जाता है महाविहार में जो बख्तियार के द्वारा जो आक्रमण होता है, अटैक होता है, तो कैसे वहाँ पे आग जो लगाया गया लाइब्रेरी में, तो कितने महीनों तक आग जलते रहा लाइब्रेरी में। तो लाइब्रेरी हमारे यहाँ बहुत रिच थी। उसमें हुआ क्या कि कुछ लोग जो पहले क्या था कि आज के डेट में टाइप करते हैं, इंटरनेट, कंप्यूटर, बहुत सारी सुविधाएं हैं, उस समय ताम्रपत्र पे लोग लिखते थे। उस समय बहुत सारे जो ऐसे सोर्स जो पांडुलिपि हैं अभी भी हमारे जो विश्वविद्यालय है वहाँ सुरक्षित है। अभी भी वर्तमान में भी हमारा जो नव नालंदा महाविहार है, कोई भी अगर भारत से बिहार से कोई आकर के अगर देखना चाहता है तो हमारे यहाँ बहुत अच्छी संख्या में पांडुलिपि सुरक्षित है। तो यदि उस बच्चे को, जैसे मान लीजिए कोई तिब्बतन में पांडुलिपि हमारे यहाँ है उदाहरण के रूप में, तो किसी को अगर तिब्बतन लैंग्वेज में अगर रिसर्च करना है, उस फील्ड में यदि जानता है बच्चा, तो वह आकर के उस पांडुलिपि से अध्ययन करके मूल सोर्स को जान सकता है। क्योंकि हमारे यहाँ जो प्राइमरी सोर्स है उसका बहुत इंपॉर्टेंस है। और प्राइमरी सोर्सेज, सेकेंडरी सोर्स में तो आजकल देखिएगा बहुत सारा टूल्स आ गया है। जब भी आप रिसर्च करते हैं तो बच्चों को हम लोग प्रेरणा, उत्साह वर्धन करते हैं कि आप मूल सोर्स पे जाइए, तब आपको ओरिजिनलिटी दिखाई पड़ेगी। तो ओरिजिनलिटी अगर आपके काम में दिखती है किसी भी चीज़ में, चाहे आप चलते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, समाज में आप भी जो रिसर्च करते हैं, यदि उसमें प्राइमरी सोर्स का अंश आपको दिखता है तो आपका क्षेत्र देश ही नहीं विदेश में भी हुआ काफ़ी मायने रखता है। और इंटरनेशनल जर्नल्स और सब में पब्लिकेशन होता है, लोग इसको मान्यता देते हैं। तो इन सब क्षेत्र को लेकर के लाइब्रेरी का बहुत रीच स्थिति पहले था, भले ही बहुत सारी चीज़ नष्ट हो गई है, लेकिन हमारे यहाँ क्या हुआ, उस समय जो तत्कालीन भिक्षुगण थे तो बहुत सारे लोग लेकर के उसको चले गए पहाड़ के कंदराओं में। जो हिमालयन रीजन में आप देखते हैं ना, अभी भी बौद्ध दर्शन का, बुद्धिस्ट टीचिंग्स का क्षेत्र फैला। हिमालय में ऊपर देखिएगा, उत्तराखंड से लेकर के कश्मीर से लेकर ऐसे चले अरुणाचल तक, यह जो फोल्ड है ना, फील्ड है, वहाँ पे बौद्ध परंपरा अभी भी सुरक्षित हमारे रूप में दिखाई देती है। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बातें करी, ख़ासतौर पे बुद्धिस्ट एजुकेशन को, बौद्धिस्ट एजुकेशन को लेके, और परंपरा, सामाजिक और हर सारी चीज़ों पे हमने बात करी। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे खास कार्यक्रम बिहार बिहान के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अवसर दिया। मैं पहली बार यहाँ आपके क्या मतलब किसी भी दूरदर्शन के प्रोग्राम में मेरा यह पहला अनुभव रहा, काफ़ी अच्छा लगा। आपका भी व्यक्तित्व काफ़ी प्रभावशाली है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकगण इससे लाभ लें और हमारे नव नालंदा महाविहार विजिट करें और समाज में हमारा जो भी काम है, जो भी क्षेत्र है, एक उसको देखें और उससे थोड़ा प्रेरणा ले सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, धन्यवाद। दर्शकों, अब वक्त तो चला है आपसे अलविदा कहने का, लेकिन उससे पहले हम आपको बार बार कहते हैं कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगता है, आपको इस प्रोग्राम में क्या बदलाव चाहते हैं। इसीलिए उठाइए कलम और कागज़, नोट कीजिए हमारा पता, बिकॉज इससे हम आपको ये बताते हैं कि आप कुछ ना कुछ इसमें बदलाव ला सकते हैं। हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है निर्देशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र, पटना, फ्रेजर रोड, पटना 80001। हमारा ईमेल आईडी है director ddkpatna@gmail.com।